बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 3.11 यूनिट को सॉल्व करेंगे, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। देखें, जब भी आपका ऑब्जेक्ट, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक जो है वो एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो एक कोई भी जो है वो बॉम्ब वगैरह है जिसको हम लोग जो है वो किसी एंगल से थ्रो करें। देखें, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप इसको जो है, ये कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है, उसको आप किसी एंगल से थ्रो करवा रहे हैं। तो देखें, ये एट अ टाइम 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। देखें, वाई एक्सिस के अंदर भी मोशन कर रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर भी मोशन कर रहा है। तो इस तरह की मोशन को, बेसिकली 2 डायमेंशनल मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा हो। तो ये हमारे पास बन जाएगी 2 डायमेंशनल मोशन, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे क्योंकि अगर मेरे पास एंगल जो है वो 0 डिग्री है तो वो टोटली हॉरिजॉन्टल के ऊपर जो है वो जो आपका ऑब्जेक्ट जो है ट्रैवल करेगा वो क्या हो जाएगी, 1 डायमेंशन हो जाएगी। अगर आप क्या करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पर थ्रो करवाएंगे तो बिल्कुल वर्टिकल जाएगा, सही, तब भी आपके पास 1 डायमेंशन मोशन होगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली किससे, 2 डायमेंशनल मोशन से। तो 2 डायमेंशनल मोशन के लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा हो। जब भी आपका हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, आपका ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अंदर भी ट्रैवल करेगा और वाई एक्सिस के अंदर भी ट्रैवल करेगा। दैट इज कॉल्ड द 2 डायमेंशनल मोशन, सही। ये हमारे पास है बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन की, कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है 1 डायमेंशनल मोशन नहीं होती, ये एट अ टाइम 2 डायमेंशनल मोशन होती है, जिसमें हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रैवल करती है एक बॉडी, जैसे कि आपको ये डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। और प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल जरूर होना चाहिए, 0 और 90 के दरमियान का एंगल होना चाहिए। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा। तो इसको हम लोग जो है वो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग जो है वो देखें 2 डायमेंशन मोशन फॉर बॉडी अलोंग अ कर्व पाथ। देखें, जब ये कोई ना कोई एंगल बनाएगा, आपका ऑब्जेक्ट जब भी क्या करेगा, एंगल बनाएगा, तो अंडरस्टूड सी बात है क्या क्या करेगा, ये कर्व पाथ को फॉलो करेगा। तो 2 डायमेंशन मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ कर्व पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। देखें, आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट जैसे आपने इसको जो है वो शूट किया है, तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या ग्रेविटी एक्ट करना स्टार्ट कर देगी। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी और फिर जो है ग्रेविटी के साथ इसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि आपकी प्रोजेक्टाइल के ऊपर ग्रेविटी जो है वो यूनिफॉर्मली एक्ट कर रही है। तो यहाँ हम लोग क्या कह रहे हैं, दैट 2 डायमेंशन मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ कर्व पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड द बॉडी इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल। जिस बॉडी को आप किसी एंगल, जमीन से किसी एंगल के साथ फेंकेंगे उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल। द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी। ये जितना रास्ता इसने कवर किया है, ये जो हमारे पास एक कर्व पाथ बनता है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, इसको हम लोग कहते हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जैसे एक मिसाइल है, उसकी रेंज को हम लोग जो है ट्रैजेक्टरी बोलते हैं कि जी इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक कितना जो है वो रेंज है, दैट इज कॉल्ड द ट्रैजेक्टरी, सही। अब ये हमारे पास होगी डेफिनेशन, ये हमारे पास होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की देख लेते हैं। If the object is projected such that the angle is less than 90 and greater than 0, अगर आपका एंगल जो है 0 डिग्री होगा तो वो हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा, 1 डायमेंशनल मोशन हो जाएगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 90 डिग्री के ऑब्जेक्ट यानी कि वर्टिकल मोशन करेगा, तब भी आपके पास 1 डायमेंशनल मोशन हो जाएगी, सही। तो अगर आपके पास इन दोनों के दरमियान का एंगल यानी कि 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है 2 डायमेंशनल मोशन करेगा, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। देन इट्स मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। फुटबॉल और क्रिकेट बॉल हिट इनटू द एयर, जब आप बैट से जो है बॉल को हिट करते हैं या किक आउट करते हैं फुटबॉल को, तो ये हमारे पास बेसिकली हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही होती है। दैट्स वाई हमारे पास की क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। अ शेल फायर्ड फ्रॉम अ कैनन, देखें शेल आपको नजर आ रहा है, फायर किया जा रहा है कैनन से, तो ये भी हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। एंड स्टोन थ्रोन डाउन द हिल आर द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आप उसको जो है वो थ्रो करेंगे किसी भी स्टोन को हिल से, जैसे लगते हैं कि यहाँ किसी सर्टेन हाइट से कोई बंदा इस तरह से फेंक रहा है, तो वो भी कर्व पाथ फॉलो करेगा, तो इसको भी हम लोग कहते हैं एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, सही। तो ये हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन के लिए हम लोग जो है वो कुछ आइडियल कंडीशन को सपोज करते हैं। अब आइडियल कंडीशन क्या है पहले से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। देखें, ये जब कैनन मतलब आपने जो शेल को फायर किया है, देखें ये शेल जब यहाँ एयर के अंदर पहुंच जाएगा, सही, एयर के अंदर पहुंच जाएगा, तो वर्टिकल तो हमारे पास जो है वर्टिकली इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, वर्टिकल फोर्स जिसके ऊपर एक्ट कर रही है वो कौन सी है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है। जबकि हॉरिजॉन्टली
हॉरिजेंटली इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करती है और वो है एयर रेजिस्टेंस। सामने से आने वाली एयर रेजिस्टेंस जो है या एयर फ्रिक्शन जो है आपकी हॉरिजेंटल मोशन को इफेक्ट कर सकती है, और कोई ऑब्जेक्ट और कोई फोर्स ऐसी नहीं है जो कि आपकी हॉरिजेंटल फोर्स को इफेक्ट कर सके। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के आइडियल केस में हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो शेल है इसके ऊपर जो एयर फ्रिक्शन है उस वो हमारे पास क्या है, निग्लेजिबल है, यानी उसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम लोग जो है वो डेरिवेशन के लिए सपोज नहीं करते। सही, क्योंकि जब भी हम लोग जो है वो किसी भी चीज़ की डेरिवेशन करते हैं तो उसके हम लोग जो है वो आइडियल केस को कंसीडर करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी जो है वो ट्रैजेक्टरी या मिसाइल की रेंज वगैरह बनाई जाती है तो एयर रेजिस्टेंस को ज़रूर जो है पहले कंसीडर किया जाता है। खैर हम यहाँ पर जो है वो आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैंने आपको क्या बताया कि एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपकी हॉरिजॉन्टल मोशन को सिर्फ एयर फ्रिक्शन जो है वो इफेक्ट कर सकती है। अगर आप एयर फ्रिक्शन को ही निगलेक्ट कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल आपका जो है वो मोशन कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल की वही फाइनल वेलोसिटी होगी। क्योंकि किसी किस्म की आप जो है वो फोर्स एग्जर्ट नहीं करेंगे, किसी किस्म की फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो जो आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियल रहेगी वही आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो फाइनल रहेगी। सही, क्योंकि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट की मोशन है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी उसकी 2 मीटर पर सेकंड है और उसके ऊपर किसी किस्म की फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं कर रही, तो उसकी मोशन हमेशा 2 मीटर पर सेकंड की ही रहेगी। सही, तो आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हम लोग कर लेते हैं। देखें, आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन निगलेक्ट्स एयर फ्रिक्शन एंड विंड स्पीड। मैंने आपको क्या बताया कि जब ये आपका प्रोजेक्टाइल हवा में चला जाएगा तो सामने से एयर फ्रिक्शन या जो विंड स्पीड है यही आपके प्रोजेक्टाइल को के हॉरिजॉन्टल मोशन को इफेक्ट कर सकती है। अगर आप इसको निगलेक्ट कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल मोशन को आपकी कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी, यानी जो इनिशियल स्टेट होगी हॉरिजॉन्टल मोशन की वही आपकी फाइनल स्टेट होगी। स्पिन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड अदर इफेक्ट फॉर इन्फ्लुएंसिंग द फ्लाइट फॉर ऑफ रियल लाइफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि आपके पास जो है वो हम लोग यहाँ पर आइडियल केस में क्या करते हैं, एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं, विंड स्पीड को निगलेक्ट कर देते हैं, स्पिन ऑफ द प्रोजेक्टाइल को निगलेक्ट कर देते हैं, जो कि रियल लाइफ से डिफरेंट है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दें या विंड स्पीड को निगलेक्ट कर दें या उसके स्पिन को निगलेक्ट कर दें। तो आइडियल केस को हम सपोज कर रहे हैं जिसमें हम जो है वो इन तीनों चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हैं, एयर फ्रिक्शन को भी, विंड स्पीड को भी और स्पिन ऑफ प्रोजेक्टाइल को भी, क्योंकि रियल केसेस के अंदर ये तीनों चीज़ें ही आपके प्रोजेक्टाइल को इफेक्ट कर सकती हैं। तो डेरिवेशन करने के लिए अब देखें, अब रियल को आप थोड़ा सा मतलब भूल जाएं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करना है, डेरिवेशंस कुछ फार्मूलाज बनाने। तो फार्मूलाज के लिए आपने आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन को याद रखना है, जिसमें हमने क्या कहना है कि आपने एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट रखा है, यानी कि एयर फ्रिक्शन को आप जो है वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सही, तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। सही, तो क्योंकि देखिए हमारे पास वर्टिकल मोशन भी है और हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, तो एक हमारे पास वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा। तो ये एक्सेलरेशन के बारे में अब आपको खुद ब खुद बात समझ आना शुरू हो जाएगी। देखें, द वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई ऑफ एक्सेलरेशन हैज द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखें, वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास एक्सेलरेशन को कौन सा एक्सेलरेशन होगी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर हमारे पास एक्सेलरेशन जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयर विल बी एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन किस वजह से है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है। सही, वर्टिकल एक्सेलरेशन याद रखिएगा, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी एक्ट करेगी इसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल एक्सेलरेशन। सिंपल और अंडरस्टूड सी बात है कि आपका ऑब्जेक्ट जब वर्टिकल मोशन करता है तो उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। इसी को हम लोगों ने जो है वो वर्टिकल एक्सेलरेशन के तौर पर जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा हमारे पास क्या था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखिए बेटा, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, मैंने भी आपको बताया था कि अगर हम जो है वो इस शेल की बात कर रहे हैं, अगर आपने एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिया, है तो ऐसा कोई भी हमारे पास फैक्टर नहीं है जो कि इसकी मोशन को जो है वो रेजिस्ट कर सके। इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल वेलोसिटी आप प्रोवाइड करेंगे इम्पैक्ट करने तक वही वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर हम जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ax हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिकॉज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड एंड देयर विल नो चेंज प्रोड्यूस इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर किसी किस्म का डिफरेंस नहीं आ रहा,
दैट्स वाई हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। आपकी वेलोसिटी के अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा, दैट्स वाई आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। सही। अब हम लोग जो है वो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ लेट करें कि मैंने जो है वो एक कोई भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज वी नॉट, किसी एंगल से इसको मैंने थ्रो किया और ये मेरे पास देखिए जो इसका कर्व पाथ बना है दैट इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी। सही। अब इसको मैं अगर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं तो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए वेक्टर्स को कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हेड से जो है वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव एक्सिस। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये मेरे पास बन जाएगा एक्स कंपोनेंट और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, वाई कंपोनेंट। सही। देखें एक्स कंपोनेंट को सॉल्व करने के लिए इनिशियल में वी नॉट की बात देखें, इनिशियल वेलोसिटी है ये वी नॉट, याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए देखें ये मेरे पास बेस है ना ट्राइंगल की, तो जब भी हम बेस कैलकुलेट करते हैं ट्राइंगल की तो कॉस ऑफ एंगल यूज करते हैं, दैट इज कॉस थीटा। इसका हमारे पास एब्रिविएशन याद करने के लिए क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर्स। सही। तो मेरे पास यहाँ पर देखें ट्राइंगल बन रही है एक ओ पी एंड क्यू। सही। तो ओ पी क्यू को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू वी कैन राइट दैट कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेस है एंड ये मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, दैट इज वी नॉट एक्स इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ऑफ थीटा। सही। सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये, इसको जो है वो आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। देखें बेस हमारे पास क्या है, वी नॉट कॉस ऑफ थीटा, यानी कि हम लोग जो कैलकुलेट करें वी नॉट एक्स, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, वी नॉट। सही। तो ये हाइपोटेन्यूज वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा के साथ। सही। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, वी नॉट इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो वी नॉट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, वी नॉट कॉस ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली इस तरीके से आपने देखे यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर के ऊपर मौजूद है। तो अगर मुझे ट्रायंगुलर ज्योमेट्री के अंदर परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना होता है तो साइन थीटा यूज करते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव से साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, वी नॉट वाई। सही। तो पहले तो हाइपोटेन्यूज को मल्टीप्लाई कराते हैं साइन के साथ। देखें परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, वी नॉट वाई इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, वी नॉट, एंड साइन थीटा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गए इनिशियल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। थोड़ा सा रिवाइज दोबारा से करूंगा। देखें आपने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ये बेस जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा। बेस के लिए हम क्या करेंगे, cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट के हम क्या करेंगे, साइन थीटा यूज करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ देखें, यहाँ आपको वो दिखा रहा है कि आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर चेंज ना आने की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, जीरो, और वर्टिकल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अगर आपका ऑब्जेक्ट की सर्टेन हाइट के ऊपर है तो ग्रेविटी को हम जो है वो नेगेटिव कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट सरफेस से अवे जा रहा होगा, और जब टुवर्ड्स सरफेस आएगा तो हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सही। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, आपने मैट्रिक में काफी दफा पढ़ा होगा, 9 मैट्रिक के अंदर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी। अभी हम लोगों ने जो इनिशियल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी की बात की है, अब हम बात करते हैं जब आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। कंसीडर प्रोजेक्टाइल which is thrown with certain velocity making an angle theta with a horizontal, उसी जो है वो डायग्राम को हम कंसीडर कर रहे हैं। अब देखें along x axis फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करूंगा। फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इक्वेशन मोशन हमारे पास क्या होती है, vf इक्वल्स टू vi प्लस at। यहाँ मैं इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, vf ऑफ x इक्वल्स टू v नॉट ऑफ x प्लस a हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू t, यानी कि मैंने इसको जो है वो हॉरिजॉन्टली टोटल मैंने इसको जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कन्वर्ट कर दिया पूरी इक्वेशन को। vf ऑफ x हम लोग कैलकुलेट करने हैं, v नॉट ऑफ x वैसे आ जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो है, तो ये टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी। सही। और अभी आप ऊपर जो है इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करके आए हैं, यानी कि v नॉट x हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है, v नॉट कॉस ऑफ थीटा के इक्वल है। मतलब देखें आपको यहाँ पर क्लियरली ये बात पता चल रही है कि जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वही आपके पास इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। सही। अच्छा, ये हमारे पास हो गया फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग जो है वो अलोंग वाई एक्सिस कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं इसको टोटली कन्वर्ट कर दूंगा फॉर वर्टिकल मोशन, दैट इज वी एफ वाई इक्वल्स टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। अब देखिए यहाँ पर ए वाई हमारे पास क्या है, नेगेटिव जी, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होगा, तो ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव अप्लाई हो रही होगी, तो ये क्या हो जाएगा, वी एफ वाई इक्वल्स टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। वी एफ वाई इक्वल्स टू वी नॉट वाई आपने यहाँ पर देखें कैलकुलेट किया था,
वी नॉट बाई देखेंगे वी नॉट बाई किसके इक्वल है, वी नॉट साइन थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा और माइनस जी टी आपके पास वैसे ही मौजूद है। सही, तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इनिशियल हम लोगों ने निकाला था जब आपका प्रोजेक्टाइल जस्ट प्रोजेक्ट किया गया था। फाइनल हमारे पास जो है कुछ टाइम के बाद हम लोग निकाल लेते हैं कि यहाँ पर टाइम फैक्टर आपको इंक्लूडेड होता हुआ नजर आ रहा है ना। कुछ टाइम के बाद हम लोग जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे और फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे। अब इसके बाद देखें हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है। तो फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम बाय यूजिंग द formula of magnitude of a vector, that is by knowing the rectangular components of velocity, magnitude of final velocity can be found by the formula। देखें वेक्टर का अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, वेलोसिटी हमारे पास मैग्नीट्यूड है, सॉरी वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। ये हम लोग काफी दफा करके आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। सही कि अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या, अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर आपने निकाला वी नॉट कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट आपने क्या निकाला, वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस जीटी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल वेलोसिटी। सही, और इसके बाद हम लोग डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी ड्राइव करके आए हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, दैट इज by knowing the rectangular component of velocity, direction can be found by the formula that is theta equals to tan inverse y component divided by x component। y component आप कैलकुलेट कर चुके हैं फाइनल वेलोसिटी का, x component भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इन दोनों की रेशियो से आपके पास क्या बन जाएगा, एंगल आ जाएगा। सही, अब हम लोग चलते हैं इसके जो है वो डेरिवेशंस के ऊपर। फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। देखें आप जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये किसी सर्टेन हाइट के ऊपर जाएगा। सही, तो ये ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाएगा, इसका रिलेशन हम जो है वो अब ड्राइव करेंगे। देखिए मैं कह रहा हूँ लेट करेंगे मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है और ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। यही हम जो कंसीडरेशन लेंगे। देखें तो मेरे पास यहाँ पहले जो मैक्सिमम हाइट की डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल। देखें the maximum vertical distance traveled by the projectile from the projection level is called the maximum height reached by the projectile। projection level से कितने certain height के ऊपर जा सकता है, ये हमारे पास कहलाता है maximum height reached by the projectile। consideration जो मैंने अभी आपको बताई, consider a projectile which is thrown with certain velocity v naught। किसी velocity v naught से हमने इसको थ्रो किया है, making an angle theta with the horizontal। horizontal के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। to find the maximum height, maximum height कैलकुलेट करने के लिए by using motion along y axis। हम लोग जो है वो y axis की मोशन की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइट हमारे पास जो वर्टिकल फैक्टर को रिप्रेजेंट करे ना, वर्टिकल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स को कंसीडर करेंगे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हाइट निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। तो देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने वर्टिकल कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो मतलब इसके सारे जो कंपोनेंट्स है थर्ड इक्वेशन मोशन के, उसके लिए मैंने वर्टिकल कंपोनेंट्स बना दिए। देखें टू एक्सेलरेशन को मैंने क्या कर दिया, वर्टिकल एक्सेलरेशन, डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल्स टू वी एफ ऑफ वाई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन का स्क्वायर। यानी कि पूरी, अब मैं हाइट की बात कर रहा हूं तो हाइट मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस है, मैंने क्या बात की, वर्टिकल डिस्टेंस की बात की है, तो तमाम मैं जो है वो इक्वेशन को वर्टिकल डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दूंगा। अब देखें आपका ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, इसको मैं क्या लेता हूँ, हाइट ले लेता हूँ, एच रिप्रेजेंट करा देता हूँ, वी एफ ऑफ वाई। देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच जाता है, जब आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन आपके पास जीरो हो जाती है फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और फिर आपका ऑब्जेक्ट नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, आपने ड्राइव किया था, दैट इज वी नॉट साइन ऑफ थीटा। सही, तो हम लोग यहाँ पर इसको जो है वो पुट आउट करना स्टार्ट करते हैं इक्वेशन के अंदर, दैट इज 2, और एक्सेलरेशन वर्टिकल एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा माइनस जी, और डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास हाइट आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस वी नॉट साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। सही, अब ये -2g मेरे पास यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, उसको वहां पर डिवाइड में भेज दूंगा, इक्वल्स टू से वहां जब शिफ्ट करूंगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। देखिए माइनस से माइनस आपके पास जब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाइट आपके पास कितनी हो जाएगी, v नॉट
स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2g। स्क्वायर को आप ओपन कर लेंगे, हो जाएगा v नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो ये हमारे पास है रिलेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। देखें इन तमाम रिलेशंस को ड्राइव करने के लिए कंसीडरेशन आपके पास एक ही रहेगी और आपने सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करना है टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट और टोटल टाइम और रेंज और एक्सेट्रा। सही, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि आप जमीन से चले और जमीन के ऊपर वापस आ गए। जैसे मैं कह रहा हूँ जी मेरी कल लाहौर की फ्लाइट है, तो मतलब ये है कि मैं यहाँ से ज़मीन से जो है वो कुछ प्रोजेक्टाइल बनाऊंगा, यानी कि और फिर मैं कहाँ आ जाऊँगा, लाहौर की ज़मीन पर वापस आ जाऊँगा। यानी कि आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल से चलेंगे और हॉरिजॉन्टल के ऊपर वापस आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द फ्लाइट। तो यहाँ पर क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से टोटल टाइम यानी कि पूरी रेंज कवर करने के लिए पूरी फ्लाइट कवर करने के लिए जितना टाइम लेगा, दैट इज कॉल्ड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सही, तो कंसीडरेशन इसकी वही होगी जो हम लोग ऑलरेडी पीछे करके आ चुके हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ इंपैक्ट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल फ्लाइट के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसके लिए वही कंसीडरेशन हम ले रहे हैं। कंसीडर प्रोजेक्टाइल व्हिच इज थ्रोन विद सर्टेन वेलोसिटी v नॉट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एट टू फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यूज मोशन अलोंग y एक्सिस। देखें ये भी हमारे पास जो वर्टिकल मोशन को ही रिप्रेजेंट करा है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, y एक्सिस को ही सपोज करेंगे। अब मुझे टाइम निकालना है तो थर्ड इक्वेशन को तो यूज नहीं कर सकता, बिकॉज थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास टाइम का फैक्टर मौजूद ही नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन मोशन को यूज करते हैं बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन मोशन। सेकंड इक्वेशन मोशन हमारे पास क्या है, एस वाई यानी कि एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनको मैं वर्टिकल में जो वो कर दूंगा, रिप्रेजेंट कर दूंगा। वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल्स टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी टी प्लस 1/2 इनिशियल वर्टिकल एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर। सही, अब एस वाई जो है मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस है। जब आपका ऑब्जेक्ट टोटल फ्लाइट कंप्लीट करेगा, यानी कि पॉइंट ऑफ इंपैक्ट से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तक जब टोटल फ्लाइट कंप्लीट करेगा, तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस पॉइंट ऑफ इंपैक्ट के ऊपर वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। वर्टिकल डिस्टेंस ये एस वाई मेरे पास क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, क्योंकि यहां तक का टाइम निकाल रहा हूं मैं, यहां से लेके यहां तक का टाइम निकाल रहा हूं। तो यहां पर मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस 0 है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0। वी नॉट वाई इक्वल्स टू वी आई, ये आप ऑलरेडी ड्राइव करके आ चुके हैं, वी नॉट साइन ऑफ थीटा। वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा होगा तो क्या होगा, नेगेटिव जी। एंड टाइम हमारे पास क्या है, इसको मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करूंगा। सही, अच्छा यहाँ एक और बात को नोट कीजिएगा कि आपके पास एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव इस वजह से क्योंकि आप यहाँ पर वर्टिकल मोशन की बात करें। टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया है, वर्टिकल मोशन की बात की, वाई एक्सिस लिया इसको। तो एस वाई मेरे पास हो जाएगा 0, वी नॉट वाई की जगह क्या आ जाएगा, वी नॉट साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय टी माइनस 1/2। देखिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ना, तो ये एक्सेलरेशन की वजह से माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। राइट, जी टी स्क्वायर को मैं वहां शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस से वहां जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। देखें ये यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ पर एक सिंगल टी है, तो ये टी से टी का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या यहाँ क्या रह जाएगा, टी रह जाएगा। सही, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसको टू, अच्छा यहाँ एक चीज़ जो है वो मिसिंग है बीच में। टाइम हमारे पास जो है, ये टाइम जो है पहले हमारे पास, ये समिट को छोड़ दीजिएगा, फिलहाल समिट को बाद में देखेंगे। ये देखें 1/2 जी टी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा। तो ये टी यहाँ पर मुझे जब सेपरेट करना है, 2 को वहां ले जाके मल्टीप्लाई करा दूंगा, क्या हो जाएगा 2 वी नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। दोबारा देख लीजिए, इसके बाद आपने डायरेक्टली इसको देखना है, ये बीच के अंदर समिट पॉइंट को बाद में देखेंगे। 1/2 जी टी रह गया इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा। तो टी हमें कैलकुलेट करना है, तो 2 को वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज 2 वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिलेशन फॉर द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सही, दोबारा से बेटा मेंशन कर दूं, ये बाय मिस्टेक हो गया है कि 1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा, और यहाँ पर टी जो है कैंसिल आउट हो जाएगा टी स्क्वायर के साथ। तो ये टी हमें कैलकुलेट करना है, सेपरेट करना है। तो ये जी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, इसको वहां ले जाऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये 2 यहाँ पर डिवीजन में है, इसको वहां ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन, दैट इज टी इक्वल्स टू 2 वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब इसके बाद देखें, अगर मैं बात करूं कि आपका ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचा तो कितना इसने टाइम लगाया है, यानी कि कितना टाइम कवर किया है, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, टोटल टाइम में से
टोटल टाइम में से आप मतलब टोटल टाइम को डिवाइड करा देंगे 2 के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द समिट पॉइंट। समिट पॉइंट का मतलब कि मैक्सिमम जो है वो एल्टीट्यूड को हम लोग कहते हैं समिट पॉइंट, मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम एल्टीट्यूड को हम लोग कहते हैं समिट पॉइंट। तो यहाँ हमारे पास देखिए टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितना है t, सही। तो t यानी कि टोटल टाइम को मैं 1/2 से डिवाइड करा दूंगा तो मेरे पास समिट पॉइंट का टाइम आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द टोटल टाइम, सॉरी टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। देखें टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट समिट पॉइंट इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ हो जाएगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, सही। क्योंकि आपके पास एक पैराबोला बन यानी कि आपके पास जो है एक कर्व पाथ है, तो कर्व पाथ को आप हाफ कर देंगे तो आपके पास जो है वो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। लेट टी बी द टाइम और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो ये जो आपके पास टाइम है इसको आप 1/2 से डिवाइड करवा देंगे तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो है वो टाइम टू रीच मैक्सिमम क्या बन जाएगा, v नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g, सही। ये हमारे पास है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए यहाँ पर आपको ये डायग्राम के अंदर नजर आ रहा हो कि आपका ऑब्जेक्ट जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इंपैक्ट तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करता है दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, सही। तो अब देखें ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, रेंज हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इसके लिए जो मैं कैलकुलेशन करूंगा वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर करूंगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, हमारे पास देखें द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ने कितना ट्रैवल किया दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसकी कंसीडरेशन के लिए मैं क्या करूंगा, कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल व्हिच इज थ्रोन विद सर्टेन वेलोसिटी v नॉट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल टू फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यूज द मोशन अलोंग एक्सिस। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं टू फाइंड द रेंज है, अगेन ये बाय मिस्टेक है। टू फाइंड द रेंज यूज मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पर हम जो है वो एक्स एक्सिस की मोशन की बात करेंगे, तो यानी कि रेंज हमने निकालनी है। तो सेकंड इक्वेशन मोशन को मैं यूज करूंगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो तमाम जो है वो सेकंड इक्वेशन को मैं जो है वो कन्वर्ट कर दूंगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के अंदर, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू टाइम का स्क्वायर, सही। अब ये डिस्टेंस ट्रैवल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बेसिकली हमारे पास रेंज है, तो इसको मैं रेंज के इक्वल कर लूंगा, v नॉट एक्स आप कैलकुलेट करके आ चुके हो, दैट इज v नॉट कॉस ऑफ थीटा। देखिए v नॉट एक्स हमारे पास इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, तो आप यहीं से भी देख सकते हैं कि v नॉट तो वैसे ही आ जाएगा। आप जब भी क्या वेक्टर का कंपोनेंट बनाते हो तो वेक्टर तो वैसे ही आ जाता है, साथ में कहते थे x का मतलब क्या है, कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली इसी तरीके से आपके पास जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है, वर्टिकल एक्सेलरेशन आपका क्या है, 0, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आपका क्या है, 0 है, बिकॉज एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड। और टाइम देखें अभी आपने निकाला ना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि रेंज जो है वो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इंपैक्ट तक का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर मैं टोटल टाइम लूंगा, हाफ ऑफ द टाइम तो लूंगा नहीं, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा टोटल टाइम, दैट इज 2v नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय g। वैल्यूज को पुट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा मेरे पास v नॉट कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम, मेरे पास क्या है 2v नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय g, प्लस ये वाली टर्म तो हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, तो उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा। यहाँ देखिएगा ये v नॉट क्या हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर, ये एक v नॉट और ये v नॉट क्या हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर। पीछे मेरे पास क्या रह गया 2v नॉट 2 साइन थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g, सही। अब ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, दैट 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं है बेटा, साइन 2 थीटा, साइन को 2 को आप जो है वो एंगल से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सही। साइन का एंगल का स्क्वायर नहीं करना, साइन 2 थीटा का मतलब ये है कि एंगल को आपने 2 से मल्टीप्लाई करके फिर साइन निकालना है, सही। तो यहाँ पर हमारे पास देखें ये रेंज क्या बन जाएगी, रेंज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर अपॉन g इंटू 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा की जगह आ जाएगा साइन 2 थीटा, दैट इज द रिलेशन फॉर द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, सही। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मैक्सिमम रेंज। देखें अगर आपको एंगुलर ज्योमेट्री में मैक्सिमम आंसर चाहिए, अगर आपको एंगुलर ज्योमेट्री में मैक्सिमम आंसर चाहिए, तो मैंने आपको बताया था पहले भी क्लास के अंदर भी बताया था, काफी दफा और भी बता चुका हूँ कि मैक्सिमम एंगुलर ज्योमेट्री में जब भी आपने मैक्सिमम आंसर निकालना है तो वो होगा 1 और मिनिमम आंसर होता है 0 एंगुलर ज्योमेट्री के अंदर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर मैक्सिमम रेंज निकालनी है, यानी कि हमने यहाँ पर 1 आंसर निकाल। देखें जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, यानी कि एंगुलर ज्योमेट्री जो है
ये मैक्सिमम हो जानी चाहिए। इज मैक्सिमम साइन टू थीटा में कहाँ से लाया, रेंज के फॉर्मूले से लेकर आया। मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा हूं तो मैं यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, इसी की एंगुलर ज्योमेट्री को मैं यूज करूंगा। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा इज 1, दैट इज साइन टू थीटा इक्वल्स टू 1। मैंने आपको बताया था, अभी भी बताया दोबारा, कि अगर एंगुलर ज्योमेट्री में मैक्सिमम आंसर चाहिए तो 1 और मिनिमम आंसर होगा तो 0। तो साइन टू थीटा इक्वल्स टू 1, सही। देयरफॉर साइन 90 इक्वल्स टू, यानी कि साइन 90 1 के इक्वल होता है, आपको पता है। साइन 90 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास हमारा आंसर आ जाएगा। साइन टू थीटा इक्वल्स टू, ये 1 की जगह क्या आ जाएगा, साइन 90 आ जाएगा, सही। साइन से आप साइन को कैंसिल आउट कर देंगे, टू थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका एंगल 45 डिग्री है तो ये 1 का क्या मतलब है, रेंज आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम रेंज के लिए मैं आपको दोबारा बता दूं, आप एंगुलर ज्योमेट्री को 1 के इक्वल कर दें तो आपके पास जो है वो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। हम जैसे हमने एंगुलर ज्योमेट्री को, यानी कि साइन टू थीटा, जो रेंज का फॉर्मूला है उसका एंगल हमारे पास कितना है, साइन टू थीटा, इसको मैंने 1 के इक्वल कर लिया। तो जो एंगल मेरे पास आएगा दैट इज कॉल्ड द एंगल फॉर द मैक्सिमम रेंज, क्योंकि मैंने मैक्सिमम आंसर यहाँ पर रखा है। तो अब मेरे पास जो आंसर आया यानी 45 डिग्री जो एंगल आया मेरे पास, ये क्या है, मैक्सिमम एंगल है। The range of projectile will be maximum when the projectile is projected at an angle of 45 degree with a horizontal। देखिए ये भी अंडरस्टूड सी बात है। 0 डिग्री पर थ्रो करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करेगा, 90 डिग्री के ऊपर जो है वो थ्रो करेंगे तो बिल्कुल वर्टिकल जो है वो ट्रैवल करेगा। जबकि आप इन दोनों के सेंट्रल एंगल, यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस के सेंट्रल एंगल 45 डिग्री के ऊपर अगर प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो ये मैक्सिमम रेंज ट्रैवल करता है। लेकिन जैसे आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है, देखें ये 20 डिग्री का एंगल, रेंज कम है, 30 डिग्री का एंगल, रेंज बढ़ रही है, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल आपको दिखा रहा है कि ये रेंज सबसे ज्यादा है। 45 डिग्री पर एंगल देखें, रेंज आपके पास क्या है, सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अगर आपके पास जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल से आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है तो रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और उसके बाद देखें 60 डिग्री एंगल की रेंज दोबारा कम हो गई, 30 और 60 की रेंज सेम है, 30 और 60 की रेंज सेम है, और फिर 70 की रेंज भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कहने का 70 और 20 की रेंज देखें ये भी हमारे पास सेम है। तो इसको सेम एंगल्स को भी हम लोग देखते हैं। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल क्या देख रहे हैं कि 45 डिग्री के एंगल के ऊपर जब आप प्रोजेक्टाइल को जो है वो थ्रो करेंगे तो ये मैक्सिमम रेंज को ट्रैवल करेगा। देखिए नजर आ रहा है आपको 45 डिग्री के ऊपर ये सबसे ज्यादा इसने रेंज को ट्रैवल किया है। तो ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम रेंज। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, टू प्रोजेक्शन एंगल फॉर द सेम रेंज। देखें जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि मैं अगर यहाँ पर देख रहा हूँ 20, देखें 20 की रेंज को देखिएगा, ये रही 20 की रेंज, ये वाली, ये 20 की रेंज है। और अगर आप 70 की रेंज को देख रहे हैं, ये रही 70, 20 और 70 की रेंज हमारे पास एग्जैक्टली सेम है। इसी तरीके से अगर आप 30 को देख रहे थे कि ये रहा 30, ये है 30, ये यहाँ पर इधर। अब 30 और 60 को अगर आप देख रहे हैं तो 60 भी कहाँ जा रहे थे कि ये रहा 60, ये भी एग्जैक्टली उतनी ही रेंज कवर कर रहा है जितनी आपकी 30 कवर कर रहा है। तो देखें अगर आपके पास सम ऑफ एंगल्स जो है वो 90 डिग्री का हो जाए तो आपका जो प्रोजेक्शन मतलब जो प्रोजेक्टाइल है वो सेम रेंज को ट्रैवल करता है। देखें बेटा मैं क्या कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, द सम ऑफ द एंगल्स मेक्स 90 डिग्री विल हैव द सेम रेंज। दो एंगल्स को आप जो सम करें, अगर उसका आंसर 90 डिग्री के इक्वल आ जाए तो दोनों ही एंगल्स, जैसे मैं कह रहा हूँ कि लटकने के मेरे पास दो एंगल्स, एक 70 है एक 20 है, 70 और 20 को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 70 और 20 के ऊपर मेरे पास सेम रेंज आएगी, एग्जैक्टली सेम रेंज आएगी। इसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूँ 30 और 60 की, तो 30 और 60 को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास जो है वो सेम रेंज आएगी। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास दो एंगल्स हैं 45 डिग्री के, तो 45 डिग्री के ऊपर भी वही रेंज आएगी और दूसरे वाली 45 डिग्री के ऊपर भी वही रेंज आएगी। दैट इज कॉल्ड द टू प्रोजेक्शन एंगल फॉर द सेम रेंज। दो एंगल्स हैं अगर उनका सम 90 के इक्वल आ रहा है, दो एंगल्स हैं अगर उनका सम 90 के इक्वल आ रहा है तो दोनों एंगल्स की ही रेंज सेम होगी। सही है, इसका हम लोग प्रूव भी करते हैं। देखिए मैं जैसे कह रहा हूँ कि द रेंज एट 75 एंड 15 इज सेम। अब देखें 75 और 15, 75 और 15 को आप ऐड करें कितना हो गया, 90 हो गया। तो अब देखें अगर मैं यहाँ पर पहले मैं किसकी बात करता हूँ, 75 की बात करता हूँ। v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय जी साइन 2 थीटा, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन 150 हो जाएगा। तो साइन 150 इक्वल होता है किसके, 0.5 के। तो 75 एंगल रखने से मेरे पास रेंज कितनी आ रही, 0.5।
ये मीन स्क्वायर अपॉन जी, तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं है तो उसको भी फिलहाल मैं कंसीडर नहीं करूंगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं 15 डिग्री की बात करूं तो यहाँ पर एंगल की जगह कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 टू ज़ा 30, और साइन 30 भी कितना होता है, 0.5 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर एंगल्स का सम कोई भी हमारे पास टू प्रोजेक्टेड एंगल्स का सम 90 के इक्वल हो जाए तो दोनों की रेंज सेम होगी। सही, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 30 एंड 60 डिग्री। पहले देखें, पहले मैं 60 डिग्री को यहाँ पर रख लेता हूँ। 60 डिग्री से मेरे पास कितना एंगल आ रहा है, साइन 120। साइन 120 हमें कितना एंगल देता है, 0.866। सिमिलरली इसी तरीके से मैं यहाँ पर जो है वो साइन 30 रख चेक कर लेता हूँ, 2 इंटू 30 60 हो जाएगा, और साइन 60 भी हमें जो है वो सेम आंसर प्रोवाइड करेगा, दैट इज 0.866। 60 को 30 में ऐड करेंगे, सेम आंसर आएगा। 60 को 30 के अंदर ऐड करेंगे तो सेम आंसर आएगा। मतलब अगर आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस का सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो आपकी दोनों एंगल्स की रेंज सेम होगी, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखें 20 को देखिएगा, 20 और 70 को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। मतलब 20 और 70 डिग्री के एंगल के ऊपर रेंज सेम होनी चाहिए। देखें 20 के ऊपर रेंज और 70 के ऊपर रेंज एग्जैक्टली सेम है। इसी तरीके से 30 और 60 को अगर आप ऐड करेंगे, 30 और 60 को अगर आप ऐड करेंगे तो 90 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 30 डिग्री भी वही रेंज कवर कर रहा है और 60 डिग्री भी वही रेंज कवर कर रहा है। जबकि अगर मेरे पास दो एंगल है 45 डिग्री के, तो ये भी क्या करेगा, सेम रेंज ही कवर करेगा। और लेकिन ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम रेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि 45 डिग्री के एंगल के ऊपर अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी रेंज को मैक्सिमम कर देते हैं। जैसे अगर मैं लेट कर लेंगे 60 डिग्री के ऊपर मोबाइल को फेंक रहा था, तो वो मेरे जो है वो मतलब एग्जिट पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंचा, जहां मैं उसको फेंकना पहुंचाना चाह रहा हूँ वहां नहीं पहुंच रहा, तो फिर मैं क्या करूंगा, रेंज को बढ़ाऊंगा बाय यूजिंग द एंगल। सही, तो जैसे मैंने 45 डिग्री कर दिया तो मैक्सिमम रेंज फिर कवर करेगा मोबाइल। तो ये हमारे पास क्या है, सेम एंगल्स। और लास्ट में हमारे पास क्या है, रेंज विद एयर रेजिस्टेंस। देखिए 100% सी बात है कि एयर रेजिस्टेंस को आप जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको क्या बताया था कि आइडियल केस में हम जस्ट निगलेक्ट करें, लेकिन रियल केसेस के अंदर हम जो है वो एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट नहीं करते। जब भी हम कोई रियल प्लास्टिक मिसाइल्स या मिसाइल्स वगैरह की रेंज बना रहे होते हैं तो हम एयर फ्रिक्शन को ज़रूर कंसीडर करते हैं कि कितनी एयर फ्रिक्शन इसको जो है वो इफेक्ट कर सकती है। सही, तो रेंज विद एयर रेजिस्टेंस हमारे पास देखें, आइडियल केस में देखिए रेंज कितनी ज़्यादा विदाउट एयर रेजिस्टेंस, मतलब आइडियल केस है। ये जो आपको ऑरेंज कलर की लाइन नज़र आ रही है, दैट इज आइडियल केस। जबकि देखें जब एयर रेजिस्टेंस है तो इसकी रेंज पर कितना इफेक्ट पड़ गया। सही, तो आइडियल केस में हम जो है वो फॉर्मूलाज को ड्राइव करते हैं, और ये देखें हमारे पास रियल केस के अंदर रेंज के अंदर कितना इफेक्ट आ जाता है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप जो है वो रियल कोई मिसाइल्स वगैरह की रेंज वगैरह बनाते हैं तो आप एयर रेजिस्टेंस को ज़रूर कंसीडर करते हैं कि एयर रेजिस्टेंस कितना इफेक्ट कर सकता है प्रोजेक्टाइल की रेंज को। सही, तो ये था हमारे पास टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन की भी जो डेफिनेशन भी देखी, फिर हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी देखी, उसके बाद हम लोगों ने कुछ उसके फॉर्मूलाज ड्राइव किए, और उसके बाद हम लोगों ने उसकी रेंज को भी ड्राइव किया और फिर मैक्सिमम रेंज को भी ड्राइव किया। फिर हमने ये देखा कि कैसे दो एंगल जो है वो सेम रेंज प्रोवाइड करते हैं, और लास्ट में हमारे पास क्या, रेंज विद एयर रेजिस्टेंस। यानी कि अगर आप रियल केस को कंसीडर करें तो देखें रेंज के अंदर जो है फर्क आ जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो है देखें, ये हमारे पास जो है वो तीनों टॉपिक्स हो चुके हैं। मोमेंटम का भी हो गया, कोलिजन का भी हो गया, एंड देन प्रोजेक्टाइल मोशन का भी हो गया। अब इंशाल्लाह जो है मैं नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह जो है दोबारा से एग्जांपल्स के ऊपर चलेंगे। एग्जांपल नंबर 3.1 हम लोग 3.2 हम लोगों ने सॉल्व करे थे। इंशाल्लाह 3.3 और असाइनमेंट नंबर 3.3 को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप जो है कुछ टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूं। और दूसरी बात ये कि आपका जो है रिड्यूस सिलेबस जैसे ही आएगा इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा कि आपको ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से एमसीक्यूज हैं, कौन से क्वेश्चन जो है वो इंक्लूडेड हैं और कौन से जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन वगैरह इंक्लूडेड हैं। सही, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।